नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट आनंद उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक अंजनी मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हितेंद्र पवार, एडिटर इन चीफ आवाज़ इंडिया। हम लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और उसके रुझान आना शुरू हो गए हैं। आइए सर उस पर बात करते हैं। बताइएगा, क्या इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और दोनों ही तरफ के लोग इस वक्त हम बात करेंगे दोनों ही पहलुओं पर। सर बताइए कि आनंद सर बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या होने वाला है आज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जो रुझान आ रहे हैं, अभी उन्होंने एक शेप तो ले लिया है, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि जो एनडीए गठबंधन था वो लगभग बहुमत के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इतनी टफ फाइट दी है, इसलिए मुझे लगता है कि पूरे रिजल्ट्स जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते, शाम को 6 बजे 7 बजे तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, ताकि जो एग्जैक्ट रिजल्ट आए वो मालूम पड़ जाए। क्योंकि जिस तरह से इसके पहले एग्जिट पोल हम लोगों ने देखा, और लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को बिल्कुल 350 और कुछ तो 400 के पार भी ले जाते हुए दिखा रहे थे। जिस तरह से उनका नारा था कि 400 के पार ले जाएंगे। सिर्फ एक सर्वे था डीबी के नाम से, जिन्होंने इसके उलट रिजल्ट्स दिखाए थे। तो इसलिए जिस तरह के ये अभी रुझान आ रहे हैं, वास्तविक में वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंतजार करने की बात है। और हमने देखा है कि जिस तरह से सामाजिक समीकरण को बिठाने की कोशिश, खास करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने जो उन्होंने नारा दिया था, पीडीए का नारा, उस पीडीए के माध्यम से, और पिछली बार का उनका जो एक लोग ठिठोली ले रहे थे कि बुआ बबुआ के बाद में दो लड़के कमाल करेंगे, और वो फेल हो गया था। उसके बाद में वापस से उन्होंने राहुल गांधी के साथ में गठबंधन किया, लेकिन हम लोगों को उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एक तरह से करिश्माई व्यक्तित्व निर्माण किया गया है नरेंद्र मोदी का, और इस चुनाव में भी हमने देखा कि बार बार उसी को उजागर करने की कोशिश की गई। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को ये भी कह दिया कि उनको लगता है कि वो शायद बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं। तो एक करिश्माई व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश, जहां मोदी और खास करके योगी के होने के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो वास्तव में विचारणीय प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनको विचार करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि जहां सबसे ज्यादा उम्मीद इंडिया गठबंधन को थी, बिहार में, जहां लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी ने तकरीबन 200 जी बिल्कुल। रैलियां की थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कुछ कमाल करेगी इंडिया गठबंधन। लेकिन हमको वहां पे रिजल्ट जो हैं बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने नीतीश कुमार को एकदम खत्म मान लिया था कि नीतीश कुमार, प्रशांत कुमार जी भी बार बार कहते थे कि ये नीतीश का अंत होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता बिहार में हासिल की है, उसके पीछे कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, अगर वो एडिशन हुआ है, इसलिए उनको ये सफलता मिली है। और दूसरी चीज अगर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से टीडीपी गठबंधन को, खास करके जो वहाँ के स्टार हैं पवन कल्याण, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई, जनसेना पार्टी उन्होंने बनाई। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि टीडीपी ने कभी भी अपने बूते पे भारी सफलता हासिल नहीं की है। लेकिन हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में है, लेकिन जो मेजर प्रभाव मुझे वहां दिखाई देता है वो जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की है, उनके साथ में गठबंधन होने के कारण उनका जो एक फैन बेस था। हम जानते हैं कि दक्षिण में व्यक्ति और खास करके जो स्टार्स होते हैं उनकी पूजा की परंपरा है, और उनको वोट वोट भी अच्छे मिले हैं। उनको तकरीबन मुझे लगता है 20 के करीब रुझान दिखाई दे रहे हैं उनके पक्ष में। तो एक एनडीए को वहां से जो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए का भारी नुकसान हुआ है, और हम सब जानते हैं कि यहाँ नकली शिवसेना, असली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी, असली राष्ट्रवादी की लड़ाई चल रही थी। उसमें कमोबेश उद्धव ठाकरे
और उनका जो गठबंधन है वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं, खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार, जहां से कुछ भरपाई करने में नरेंद्र मोदी और उनका गठबंधन जो है वो सफल रहा है। और अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि शायद वो मेजॉरिटी तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको मैं रोकना चाहूँगा। आपको लगता है कि करिश्माई व्यक्तित्व का जो मालिक थे मोदी साहब, उनका करिश्मा कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है या? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि खास करके हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसको माना जाता है, और हमारा जो संविधान पूरे विश्व में एक अनूठा संविधान है, और वो सभी जाति और धर्मों के लोगों को लेते हुए चलने वाला संविधान है। हम सब ने ये देखा कि भारतीय आज़ादी के समय पे देश के अधिकांश नेता देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण जो पाकिस्तान बना भी, लेकिन फिर भी इस देश के जो हमारे नेता थे, जो हमारे पूर्वज नेता थे, उनका कॉन्साइंस कहीं न कहीं ये कहता था कि हमको एक धर्म आधारित और जाति आधारित देश का निर्माण नहीं करना है। इसलिए उन्होंने उस वक्त भी मुसलमानों को इस देश में रहने की आज़ादी दी। और हम देखेंगे कि उनको हालांकि बाद के कुछ समय में तुष्टीकरण के भी आरोप लगे, लेकिन कहीं न कहीं ये सभी धर्मों को समाहित करने वाला, सभी जातियों को समाहित करने वाला देश है। और ऐसे में अगर आप किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल एक करिश्माई व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से लोगों को दिखाने की कोशिश हुई कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय पे एक फोटो और वीडियो रिलीज हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बाल राम जी को उंगली पकड़ के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो दिखाने की कहीं न कहीं मुझे कोशिश लग रहा था कि मोदी जी जो है वो शायद भगवान राम से भी बड़े हैं। और अंत लास्ट स्टेज तक आते आते तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मेरी माँ के जाने के बाद तो मुझे अब यकीन हो गया है कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ था। तो ये सब देखिए, ये सब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये समझे कि प्रधानमंत्री जी बहुत वरिष्ठ हो गए हैं इसलिए उनके मुंह से निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये लगता है कि ये उसी का परिणाम है कि वो बता रहे हैं कि जो परमात्मा ने उनको वो उनका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है, और ये जितनी भी राम मंदिर और मुसलमान मंगलसूत्र के ऊपर मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए हैं वो सारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की जो भी हालत नजर आ रही है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सर उसके बारे में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि ये जितने मोदी जी, क्या उनका मंगलसूत्र, मुसलमान, सारे मुद्दे फेल हो गए हैं? नहीं, देखिए, अगर हम जैसे मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी के करिश्मे की बात करते हैं, तो आज एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें जिस ढंग से एनडीए को और मोदी जी के करिश्मे को बताया गया था कि 350 से 400 के बीच सीटें आएंगी, लेकिन इस वक्त फिलहाल जो भी सीटें मिली हैं, इसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये मोदी जी की जो करिश्मा है उसकी वजह से इतनी सीटें आई हैं। बीजेपी को आत्ममंथन करना होगा कि जो सीटें आ रही हैं आखिर ये कम क्यों हुई है। मोदी जी के भरोसे, मुझे लगता है कि मोदी जी के भरोसे पूरी पार्टी बैठी रही, जहाँ जहाँ मोदी जी गए प्रचार किया उन्होंने। लेकिन अब समय आ गया है कि जो 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 निचले स्तर का जो उनका संगठन है बीजेपी का, उन्हें भी आत्ममंथन करना होगा। उन्हें जी बिल्कुल, पार्टी का चुनाव केवल एक चेहरे के ऊपर लिया गया है, ये बहुत बड़ा भाजपा ने ये एक नया ये चीज़ शुरू किया था, और इस तरीके से प्रधानमंत्री को हर जगह उन्होंने दिखाना शुरू किया था एक ही चेहरे को दिखाकर, और कहीं ना कहीं आरएसएस का जो संगठन का शक्ति है वो भी थोड़ी कम नजर आई इस चुनाव प्रचार में भी। सर बताइए इस बारे में। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि नकली शिवसेना असली शिवसेना की बात आनंद जी ने आपको बताई है। हालांकि मोदी साहब ने पूरी कोशिश की थी, बकायदा साबित भी कर दिया था, और लोगों का आरोप भी रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी उनके अंडर में ही है। और जिस तरीके से रिजल्ट रहे हैं, जो 12 जो सांसद गए थे शिवसेना छोड़ के उद्धव ठाकरे की पार्टी से गए थे, उन्होंने अपना अलग गठबंधन बनाया था। उसके बाद एनसीपी तोड़ी गई थी, शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई थी। लेकिन जो रिजल्ट अभी आए हैं उससे लगता है कि जनता ने जो है मन बना लिया है कि नहीं, असली और नकली का फैसला हम ही करेंगे। और जनता ने रिजल्ट में ये साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है, असली एनसीपी कौन सी है। तो ये काफ़ी हद तक जो है मोदी कई मौके पे, कई जगहों पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया।
मोदी जी फेल नज़र होते आ रहे हैं, और ये भी है कि एक संविधान को लेके एक जो बात कही गई थी कि ये संविधान बदलने का चुनाव है, हो सकता है कि संविधान के ऊपर संकट आ जाए। तो ये संवैधानिक संकट इस सरकार को माना गया है 10 सालों में, जो सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, और ईडी, सीबीआई और मीडिया को भी जिस तरीके से पोलराइज किया है, लोगों को किया गया है, उसके बाद में लोगों को एक डर था, कहीं ना कहीं भय था कि संवैधानिक संकट आने वाला है देश पे, और उसी को बचाने के लिए शायद इस बार इतना ज़्यादा भारी मात्रा में बहुमत हुआ है। 642 मिलियन जो वोट पड़े हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाया है इस बार चुनाव आयोग ने बताया है। तो ये उसी का परिणाम हो सकता है कि क्या संवैधानिक संकट है देश पे। देखिए, संवैधानिक संकट है या नहीं है, ये तो ये जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उससे मालूम होगा। क्योंकि बार बार जब प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी के नेता ये कहते थे कि हमको 400 पार सीटों की ज़रूरत है, और अगर विपक्ष के नेता इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ विपक्ष के नेताओं का दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को कहा है कि हमको 400 सीटों के ऊपर की सीटों की आवश्यकता है, क्योंकि हमको संविधान में संशोधन करना है। तो जब इस तरह से कोई नेता बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए विपक्ष उसके ऊपर आरोप लगा रहा था। और जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने अपना एक एलाइनेशन करने का उन्होंने कोशिश किया है, उससे लोगों को ये अंदेशा था, खास करके जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, SC ST वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ऐसी नीतियां ना बना दी जाए, संविधान में ऐसा संशोधन ना कर दिया जाए कि जो उनको प्रोटेक्शन मिलता जा रहा है वो प्रोटेक्शन खत्म ना हो। और ये इस बात ने बहुत जोर पकड़ा। देखिए, क्योंकि इस बात के कहने के बाद जब इसका प्रचार प्रसार होने लगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस पर बयान देना पड़ा, अमित शाह जी को भी इस पर बयान देना पड़ा। पिछले 2 चुनावों में हमने देखा कि बार बार, हर बार भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो PR कंपनीज जो एक फील्ड तैयार करती थी, एजेंडा तैयार करती थी, उसके ऊपर विपक्षी पार्टियां आती थी और वो उसमें फंस जाती थी। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों ने अपना मैदान और अपना एजेंडा सेट किया, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि आप उस पर आके बयान दीजिए। बिल्कुल, भाषणों की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जो कहा है उसके विपरीत तेजस्वी यादव के भाषणों को बहुत लोकप्रियता मिली है इन दिनों। उन्होंने जितनी भी मुद्दे उठाए हैं, ये महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था उसकी बहुत चर्चा रही लोगों में। पहली बार घोषणा पत्र देख के भी लोग चुनाव दे रहे हैं। पारंपरिक रूप से इस बार शायद वोटिंग नहीं हुई है। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वोटिंग की बात करें तो जो परिणाम है बहुत चौंकाने वाले हैं। सबको उम्मीद थी कि बिहार में बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी गठबंधन को, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का गठबंधन को और जो उनके सहयोगी है, दोनों को मिलाकर बीजेपी गठबंधन को काफी फायदा हो रहा है। और जहाँ तक सर्वे की बात करें तो बताया गया था कि बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अब बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर यहाँ महाराष्ट्र में उन्हें नुकसान होगा, बिहार में नुकसान होगा, तो उसकी जो भरपाई है कहीं ना कहीं बंगाल से हो जाएगी। लेकिन इस बार बंगाल हो गया और राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया, यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो जिसके चलते जो बीजेपी की टैली है 300 के पार जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो वोट का परिणाम ढले आ रहा है, लेकिन लुका छिपी का खेल जारी है। 5 बजे तक ये आंकड़ा निश्चित तौर पे ये बता पाएगा कि कौन सरकार बना पाएगा, क्योंकि अभी भी लुका छिपी का खेल जारी है। दोनों पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं, कभी वो आगे हो रहे हैं, कभी वो पीछे हो रहे हैं। तो 5 बजे के बाद ही जाकर जो पूरी स्थिति है वो मतलब स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी इस तरीके का माहौल देखा गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति के वोट कहीं मिल पाएंगे। सर, देखिए, शरद पवार सहानुभूति की बात करें तो शरद पवार को यहाँ कोई सहानुभूति का वोट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और जब बीजेपी साथ में लड़ते थे तो इनका वोट प्रतिशत काफी अच्छा होता था। लेकिन शिवसेना, जो उद्धव शिवसेना वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और जो शिवसैनिक है उन्हें वो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे को बहुत चाहते हैं और उनके नाम पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो जो उद्धव शिवसेना का जाना और कांग्रेस और जो एनसीपी है, उन दोनों को वोट पे जब इनका वोट मिला है तो उसमें काफी उछाल आया है।
और बिल्कुल, वोटों में काफी उछाल आया है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को तोड़कर जो बीजेपी ले गई है, उनके अस्तित्व पर भी इस वक्त सवाल हुए है, क्योंकि अगर वो नहीं, दो पार्टियों को तोड़ने के बाद में भी अगर अब नहीं जीत पाते हैं तो वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? सर बताइए। जहाँ तक मेरा मानना है कि शिवसेना पहली बार नहीं टूटी है। इसके पहले भी शिवसेना के कई टुकड़े हुए हैं। सबसे पहले छगन भुजबल पार्टी को छोड़ के गए, उसके बाद नारायण राणे गए, गणेश नाइक गए, राज ठाकरे उनका सगा खून उनको छोड़ के चले गए। तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे शिवसेना ने बहुत करीब से देखे हैं। ये पहला मौका नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि शिवसेना के दिल पे चोट मारी गई थी। उनकी पार्टी के 12 सांसद, 18 में से 12 सांसद छीन लिए गए, पार्टी का सिंबल चले गया। उसके बावजूद अगर शिवसेना इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के साथ आम शिवसैनिक है। इससे बिल्कुल भी इनकार जी बिल्कुल, यही ताकत है शिवसेना की, ऐसी ताकत। शिव सैनिक जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं कि शिवसेना एक पार्टी नहीं, शिवसेना एक विचारधारा है, एक सोच है। तो वो बिल्कुल उसका साथ देंगे। आज पता चलेगा कि असली शिवसेना का उत्तराधिकारी कौन है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाकी जगहों पर महाराष्ट्र में जितने भी वोट देखे गए हैं, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे का गुट, दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोगों ने मजबूरी में ईडी के डर से शायद या किसी और वजह से चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन अब उनके अंदर एक और डर मंडरा रहा है कि हम मन से तो उद्धव ठाकरे के साथ में ही जुड़े हैं। तो हो सकता है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद में कुछ और उलटफेर नजर आए और वो लोग जाकर वापस उद्धव ठाकरे की पार्टी में जुड़ जाएं। शिवसेना को छोड़ के जो गया है वापस कभी लौट के आया नहीं है। ये इतिहास रहा शिवसेना का। और अभी तक जो उद्धव ठाकरे के ताज़ा बयान आप देखेंगे तो उसमें यही लगता है कि अगर वो आना भी चाहे तो उनके लिए एंट्री नहीं होगी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर हम वापस दोबारा लौटेंगे। इसी सवाल के ऊपर हम बात करेंगे हितेंद्र सर से। धन्यवाद, बने रहें आवाज़ इंडिया के साथ।